का दोस्तों एसएससी के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 ईवीएस अर्थात पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 5 की बुक को पढ़ना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 5 के कुछ चैप्टर्स को देखा था। आज की वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक खत्म किया था उसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ महान लोगों के बारे में है, या कह सकते हैं कि महान पुरुषों के बारे में, जिन्होंने कुछ अद्भुत कार्य किए हैं। उसको हमें समझना है और हमें जानना है। ठीक है, देखिए बात आती है, भारत की एक महिला है बछेंद्री पाल। ठीक है, इनका नाम है बछेंद्री पाल। देखिए, बछेंद्री पाल, इन्होंने 23 मई, एकदम डेट सही याद रखिएगा, पूछता है, 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,900 मीटर, इस पर उन्होंने चढ़ाई किया और यहाँ पर वो 1:07 पर, यहाँ पर वो 1:07 पर पहुंची और 43 मिनट तक ये इस पर्वत शिखर पर रही। ठीक है, अर्थात बछेंद्री पाल जो कि एक पर्वतारोही है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 23 मई 1984 को किया। 1:07 पर वो ऊंचाई पर पहुंची और 43 मिनट तक वो उस पहाड़ी पर थी। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, रैपलिंग, कुछ शब्द आते हैं इसमें। रैपलिंग का मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है, चढ़ाई लेकिन उतरते समय, यानी कि उतरते समय जो सावधानी पूर्वक पर्वतारोही जो होते हैं, जो सावधानी पूर्वक नीचे उतरते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रैपलिंग। क्या बोलते हैं? रैपलिंग। क्लियर हुआ? ठीक, देखिए इसके साथ साथ ये कुछ सामान लेके गई थी, जैसे स्लिंग। स्लिंग मतलब होता है एक हुक। हुक यानी कि जैसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे डंडी है और ये वो ऐसे ऐसे मार के उसी के सहारे चढ़ते हैं बर्फ पे, क्योंकि बर्फ पे फिसलन होती है, इसलिए स्लिंग लेके गई थी। ठीक है, स्लिंग मतलब क्या होता है? स्लिंग मतलब होता है आपका एक हुक। उसके बाद में पीट आन। पीट आन, पीट आन मतलब होता है आपका, जैसे चढ़ने के लिए आप कह सकते हैं, जब चढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे एक खूंटी गाड़ के रस्सी बांध के आगे बढ़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं खूंटी। पीट आन मतलब क्या था? खूंटी। ठीक है, खूंटी के बाद इनके पास स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग मतलब सोने वाला, सोने के लिए जो सामान उसमें होता है, तंबू वगैरह, तो ये अपने साथ स्लीपिंग बैग भी लेके गई थी। ठीक है, एक और बचा है आपका हंटर शूज। देखिए हंटर शूज क्या होता है, ये देखिए, हंटर शूज मतलब इसको कहते हैं शिकारी जूते, अर्थात मतलब इतने बड़े बड़े जूते होते हैं जो पैर में मतलब पैर में पहन जाइए, ताकि बर्फ पे लगातार चढ़ने की वजह से आपका पैर सुन्न ना हो, नहीं तो ब्लड जम जाएगा तो आप चढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इनके बारे में हमें जानना था। ध्यान रखे रहिएगा, फिर से सुन लीजिए। देखिए, बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,900 मीटर, नेपाल में ये स्थित है, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। 1:07 पे वो पर्वत की चोटी पर पहुंची, वहां 43 मिनट तक इन्होंने अपना समय दिया। साथ ही साथ ये अपने साथ कुछ चीज लेके गए, जैसे स्लिंग। स्लिंग मतलब होता है हुक, लेके गई थी। पीट और मतलब खूंटी। स्लीपिंग बैग मतलब सोने का जो बैग होता है स्लीपिंग के लिए। हंटर शूज मतलब बड़े बड़े जूते। ठीक है, इसके साथ ही ये विश्व की कौन सी? पांचवी महिला, विश्व की पांचवी और भारत की पहली महिला बन गई जिन्होंने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। ठीक है, विश्व की पांचवी और भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने सर्वप्रथम भारत की जो नेपाल की जो सबसे बड़ी चोटी है उसकी चढ़ाई उन्होंने कंप्लीट
की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में कुछ कुछ लोगों को और जानना है, जैसे नील आर्मस्ट्रांग। देखिए नील आर्मस्ट्रांग 1969 में एक सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने चांद पर कदम रखा। ठीक है, चांद पर कदम रखा। इसके बाद में कल्पना चावला, कल्पना चावला जो कि भारत की पहली महिला थी जिन्होंने चांद पे कदम रखा, और कल्पना चावला से प्रभावित होकर सुनीता विलियम्स ने चांद पर कदम रखा, और ये भारत की दूसरी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। ठीक है, सॉरी चांद पे नहीं, अंतरिक्ष की यात्रा की। ठीक, चांद पे कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, बाकी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने, शायद मैंने गलती से चांद बोल दिया था, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की सफलतापूर्वक यात्रा की। हालांकि इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये सफलतापूर्वक अपनी यात्रा करके वापस आई और लगभग साल भर ये वहां रही थी। ठीक है, अंतरिक्ष में इन्होंने कुछ जानकारी दी, जैसे इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में पानी की बूंदें भी तैरती रहती हैं, हम वहां तैरते रहते हैं, हमें हाथ धोना होता है तो उससे पानी तैरता रहता है, उसको पकड़ के ऐसे हाथ गीला करते हैं, भोजन ऐसे उड़ता रहता है, दवाई उड़ती रहती है। ठीक है, वहां रहने में कठिनाई होती है लेकिन मजा भी आता है। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अर्थात इन्होंने बताया कि वहां पे ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो वहां पे होता ही नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटी का वहां कोई मतलब नहीं है। ठीक, यानी कि अंतरिक्ष में सारी की सारी चीजें हवा में उड़ती हुई नजर आएंगी, और अगर हम भी अपने आप को जहाज से बांध के नहीं रखेंगे तो हम भी उड़ सकते हैं। ठीक है, किसने कहा था? ये कहा था आपके सुनीता विलियम्स ने। ठीक, अंतरिक्ष की बात आई है तो देखिए अंतरिक्ष से बड़े बड़े पत्थर या बड़े बड़े पिंड जब ये वायुमंडल में यानी कि हमारे पृथ्वी के मंडल में घुसते हैं, कभी किसी रीजन से मान लीजिए घुस जाते हैं, इनमें घुसने के बाद आग लग जाती है। ठीक है, क्या होती है? आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं। और ऐसे पिंडों को जिनमें आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड। ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण जलने लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं उल्का पिंड। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीजों को समझते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा है गोलकुंडा किला। देखिए बहुत ही जबरदस्त किला है, हैदराबाद का किला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी ये किला बहुत फेमस है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं, ये क्या है। देखिए गोलकुंडा किला, देखिए गोलकुंडा किला 1200 ईस्वी में 1200 ईस्वी में मिट्टी का बना किला था। किसका बना था? मिट्टी का बना एक किला था, और ये किला कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, इस टाइम कहाँ है? हैदराबाद में। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। 1200 ईस्वी में ये मिट्टी का बना था। इस किले पर 1500 इस किले पर 1518 से लेकर के 1518 से लेकर के 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने इस पे क्या किया? शासन किया। ठीक है, इस किले पर सुल्तानों ने शासन किया। इसमें 87 बुर्ज हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बुर्ज क्या होता है। ठीक है, देखिए 87 बुर्ज मतलब बड़े बड़े दरवाजे, 87 दरवाजे हैं। मतलब मान लीजिए अगर ये किला है तो इस किले पे दर देखिए कितने दरवाजे हैं? 87 दरवाजे हैं। ठीक है, अब देखिए 87 दरवाजे हैं, तो अब ये किला हर दरवाजे पर
हर दरवाजे पर एक तोप रखा गया है। हर दरवाजे पर एक क्या रखा गया है? तोप रखा गया है। ठीक है, हर दरवाजे पर एक तोप रखा गया है, प्लस ये बहुत ही ऊंचाई पर है। सोचिए, एक ऐसा किला जो ऊंचाई पर है और हर दरवाजे पर तोप लगा हुआ है। जैसे अगर आप अपने छत पे चढ़ जाइए तो आसपास की सारी चीजें नजर आती हैं, जिसको चाहे उसको ढीला मार दीजिए। वही हाल यहाँ पर भी था। इतनी ऊंचाई पर यह किला है, इतनी ऊंचाई पर है कि वहां से सारी चीजें साफ साफ दिखती हैं। किसी की सेना आ रही है दिख जाएगी। और सेना घुसेगी कहाँ से, कैसे घुसेगी? 87 दरवाजे हैं, जिधर से घुसेगे उधर से तोप मार देंगे, खत्म हो जाओगे। यही कारण है कि औरंगजेब की सेना, ठीक है, बहुत ही खतरनाक मुगल शासक था। औरंगजेब नहीं, जेब होगा, ठीक है, औरंगजेब। इसकी सेना 8 महीने तक किले के बाहर बैठी रही, केवल और केवल किले को जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाई। ठीक है, तो गोलकुंडा किला की खासियत यही है कि चारों तरफ ये एकदम सुरक्षा पक्ष से बंधा हुआ है, हर तरफ तोप रखे हुए हैं, 87 ठो दरवाजे हैं, जिधर से भी आप आए उधर से खींच दिया जाएगा। पहले ये मिट्टी का बना था, लेकिन समय के साथ साथ अब इसको पत्थरों में ढाल दिया गया है। अब ये पत्थर का बना एक किला है जो कि बेहद ही मजबूत है। ठीक, इनके जो तोप थे, जो इनके तोप थे वो कांसे के बने थे, कांसा। और कांसा जो होता है वो टीन प्लस तांबा का मिक्सर होता है। ठीक है, जैसे चावल और दाल मिला के खिचड़ी बना देते हैं, वैसे ही टीन और तांबा को जब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो कांसा बन जाएगा। ठीक है, और कांसे की जो चीज होती है बड़ी मजबूत होती है। कांसे की ही तोप बनाए गए थे, आज भी ये तोप यहाँ पे स्थित है। ठीक, तो गोलकुंडा किला के बारे में जानकारी आपको मिल गई। गोलकुंडा किला आपने पढ़ लिया कि भाई 1200 ईस्वी में बना था, मिट्टी का बना था, हैदराबाद में है ये। इस पे 1518 से लेकर 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों शासक किया। इतना मजबूत किला है ये, 87 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर तोप रखी गई है, जिसकी वजह से औरंगजेब जब इसको जीतने आया, ये ऊंचाई भी बना था, ऊंचाई सेना चढ़ नहीं सकती थी, चढ़ेगी भी तोप से मार देंगे, इसलिए औरंगजेब 8 महीने तक बाहर रहा था, वो जीत नहीं पाया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और इसके बाद में ये किला और हैदराबाद में, तो अपने आपको बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। देखिए, अब किले के बाद में जैसे हमारा जो टॉपिक है, हर चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर से जो जो टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हम आपको डिलीवर करते जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, इसके बाद में अगला टॉपिक लिखा है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, चारकोल, ये सब क्या है? ये सब जो है पृथ्वी से निकलने वाले ईंधन है। क्या है? ईंधन। और ये सीमित है, अर्थात पेट्रोल एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, डीजल भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। और सबसे जरूरी चीज ये है कि पेट्रोल, डीजल या तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, प्लास्टिक प्लस पेंट, प्लास्टिक प्लस पेंट के बनाने में, इसको लिख लीजिएगा, प्लास्टिक और पेंट को बनाने में तेल का निर्माण, तेल की आवश्यकता पड़ती है। और तेल कैसे मिलते हैं? ये सब जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी से हजारों करोड़ों साल वर्ष दब करके जीवाश्मों के अवशेष से ये बने हैं। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये सब सीमित संसाधन है जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, और इनकी मदद से प्लास्टिक और पेंट बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, अच्छा आगे बढ़ने से पहले कल एक चीज छूट गई थी हमसे, उसको ध्यान रख लीजिए। कल मैंने आपको मलेरिया के बारे में बताया था, मलेरिया के बारे में, तो ध्यान रखे रहिएगा। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस ने किया था। ठीक है, किसने? रोनाल्ड रोस ने, जिसके लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। और 1905 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये मरते टाइम भी कह रहे थे, मैं कुछ खोज लूंगा, नया खोज लूंगा, कुछ खोज लूंगा, नया खोज लूंगा। ठीक है, मरते टाइम भी ये कह रहे थे। ठीक, तो थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, हमने कहा याद आ गया, बता दें। मलेरिया की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और 1905 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को हम समझते हैं।
देखिए अब अगला आता है एक यात्री का। ठीक है, एक यात्री है, अपना वो यात्रा करता है और इन्हीं चीजों को हमें बताना है। वो यात्री बताता है कि जब मैं मुंबई से दिल्ली गया, मुंबई से दिल्ली गया तो उसे 1400 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ी। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, जब ये आदमी कहाँ गया, लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में। ठीक, तो इसने देखा वहां का एरिया जो है पूरा पूरा एकदम ठंडा है। क्या है, ठंडा। जैसे अगर बालू वाला इलाका हम जाएं, कहाँ जाएं, राजस्थान में तो एकदम गर्म मिलता है, लेकिन ये पूरा का पूरा ठंडा था। तो लेह लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, विश्व का एकमात्र रेगिस्तान जो ठंडा है। तो ठंडा ठंडे बालू या ठंडा रेगिस्तान आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो आपको ठंडा रेगिस्तान देखने को मिलेगा लेह लद्दाख में। ठीक, लेह लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान है। वहां पर ये लोनर, लोनर का मतलब होता है अकेला रहने वाला, अकेला रहने वाला। ठीक, जब ये व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से लेह लद्दाख पहुंचा तो वहां पर बच्चे जूले जूले बोल रहे थे, जूले जूले। बाद में इसको समझ में आया कि जूले जूले मतलब होता है स्वागत, स्वागत। ठीक है, स्वागत, स्वागत यानी कि आपका स्वागत है, आइए आइए। लेह लद्दाख में जूले जूले मतलब स्वागत, स्वागत होता है। जब ये व्यक्ति वहां पर गया तो उसने देखा वहां पर जो घर है ऊपर की मंजिल पे या ऊपर की जो मंजिला है उसमें इंसान रहते हैं और नीचे की मंजिल पर क्या रहते हैं, जानवर। ठीक है, अर्थात लेह लद्दाख में 2 मंजिला घर होता है, पत्थरों का घर होता है, लकड़ियों का भी हो सकता है, और उसके ऊपरी मंजिले पे इंसान रहते हैं, निचली मंजिल पे जानवर रहते हैं। साथ ही साथ ये जो मकान है इसकी छत और फर्श, छत और फर्श किसके बने होते हैं, लकड़ी के। ठीक है, छत और फर्श लकड़ी के बने होते हैं ताकि ठंडी ना लगे या ठंड ना लगे। क्लियर हुआ, तो ध्यान रखिएगा लेह लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। ठीक, वहां पर जो घर होते हैं 2 मंजिला होते हैं, ऊपर की मंजिले में इंसान रहते हैं, नीचे की मंजिलों में जानवर रहते हैं। ठीक, और जो छत और फर्श होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं ताकि ठंड ना लगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा आगे गया तो ये एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था, ठीक, एक ऐसे इलाके से जहां पर व्यक्ति थे ही नहीं या बहुत कम थे, जहां कम लोग थे। ठीक है, बहुत कम लोग। तो वहां जब इसने पता लगाया तो इसको पता चला कि ये जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं, चांगथांग। क्या बोलते हैं, चांगथांग। और चांगथांग लोग जो तंबू में रहते थे उसको बोलते थे रेबो। क्या बोलते थे, रेबो, रेबो। ठीक, तो चांगथांग एक ऐसा इलाका है, चांगथांग एक ऐसा इलाका है जहां बहुत कम व्यक्ति रहते हैं और वो जिस तंबू में रहते हैं उसको बोलते हैं रेबो, रेबो। यहां के लोगों को बोला जाता है चांगपा, चांगपा जनजाति, चांगपा जनजाति। और ये रहते कहाँ है, पहाड़ों में। ठीक है, पहाड़ों में, पहाड़ों में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रहते हैं कौन, चांगपा जनजाति के लोग। और यहाँ का इलाका -40 सेंटीग्रेड ठंडा होता है। सोचिए इतना ज्यादा ठंडा होता है, -40 सेंटीग्रेड तक ठंडा होता है। इस इलाके में ये रहते हैं। अब ठंडी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो ये चांगपा जनजाति के लोग भेड़ और बकरी पालते हैं। ठीक है, और इन बकरी का बाल, एक बाल हमारे 6 बाल के बराबर होता है। ठीक, यानी कि अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिए, इन
बकरियों का हमारा जो एक बाल होगा ये बकरी के 6 बाल के बराबर, मतलब उसका 6 बाल मिलाएंगे तब जाके एक बाल होगा। हमारा बाल इतना पतला है, उसका और पतला होता है। सोचिए, एक बाल ह्यूमन का मतलब मानव का और 6 बाल उस गोट का यानी कि बकरी का, इतना महीन बाल होता है। इस बाल की मदद से पश्मीना शाल बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है? पश्मीना शाल। और ये पश्मीना शाल एक साल आप ले लेंगे तो ये 6 स्वेटर के बराबर होती है। कितने स्वेटर के? 6 स्वेटर के बराबर होती है। और इसको बनाने में 250 घंटे या लगभग 10 दिन का समय लगता है। कितना? 250 घंटे या 10 दिन का समय लगता है। तो फिर ध्यान समझिएगा, देखिए, ऐसे इलाके जहां कम लोग रहते हैं उन इलाकों को चांगथांग कहा जाता है। ये लोग रेवो टेंट में रहते हैं, रेवो तंबू में। इन लोगों को चांगपा जनजाति कहा जाता है। ये लोग पहाड़ी इलाकों में लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पे और -40 सेंटीग्रेड पे रहते हैं। -40 सेंटीग्रेड पे रहते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए ये जो भेड़ बकरी पालते हैं उसके बाल से एक साल बनाते हैं, जिस साल का नाम है पश्मीना साल। और ये साल 6 स्वेटर के बराबर होती है। इसको हाथ से बुना जाता है और ये साल बनाने में लगभग 10 दिन या 250 घंटे लगते हैं। ठीक, बाल से इसलिए बनते हैं क्योंकि एक बाल हमारा और उस बकरी का 6 बाल के बराबर होता है, इतना महीन होता है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में खूब धड़ल्ले से पूछता है, बहुत तगड़ा पूछता है। ठीक, इसलिए इसको आपको समझना अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में ये व्यक्ति, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, देखिए, इसके बाद में ये व्यक्ति घूमते घामते पहुंचता है कहां? लद्दाख के बगल में ही है श्रीनगर। ठीक है, कहां पहुंचता है? श्रीनगर। ध्यान समझिएगा, श्रीनगर। देखिए, जब ये श्रीनगर पहुंचता है तो वहां ये देखता है डल और झेलम। डल और झेलम झील में जो नाव चल रही है उसको लोग शिकारे शिकारे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शिकारे शिकारे। जो नाव चल रही है उसको लोग बोल रहे हैं शिकारे शिकारे। वहीं पर इसने देखा घर जो थे वो नाव पर बने थे, नाव पर, यानी कि उसको इसने नाम दिया हाउस बोट। जो घर थे वो नाव पे बने थे, मतलब तैर रहे थे, तैरते हुए घर। सोचिए, तैरते हुए घर, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो तैरते हुए घर कहां देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके हाउस बोट या श्रीनगर में। ठीक, इन घरों पर एक मतलब नक्काशी की गई थी, डिजाइन बनाई गई थी। ठीक, मतलब जैसे घर है, इस पे एक डिजाइन बनाई गई थी जिसका नाम था खत्म बंद। क्या नाम था? खत्म बंद। और ये जिग्सा पजल जैसा दिख रहा था, जिग्सा पजल। जिग्सा पजल तो ऐसे ऐसे टाइप का, ऐसे ऐसे टाइप का था ना, ऐसे ऐसे टाइप की डिजाइन थी। मतलब इसको मिलाएंगे तो एक चित्र बन जाएगा। ठीक, तो हाउस बोट पे या घरों में छत पर जो डिजाइन बनी होती है श्रीनगर में, ध्यान सुन लीजिएगा, घर में और हाउस बोट पर जो डिजाइन बनी होती है छत में उसको बोलते हैं खत्म बंद या जिग्सा। ठीक है, जिग्सा पजल लाइक स्ट्रक्चर या डिजाइन। उसके बाद में यहाँ की जो खिड़की थी, खिड़की, ये खिड़की बाहर की ओर निकली थी और इसको डब बोलते हैं, डब। अब बाहर की ओर निकलने का क्या मतलब है? जैसे अगर ये पेन आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें ऐसा हुड्डा सा निकला हुआ है। ऐसे ही अगर चिकनी दीवार है, दीवार से खिड़की बाहर निकली हुई है तो उसको बोलते हैं डब। और खिड़कियों पर जो डिजाइन बनता था या बना था उसको बोलते थे मेहराब। क्या बोलते थे? मेहराब। ठीक, क्या बोलते थे? मेहराब। ठीक, ध्यान रहेगा। देखिए फिर समझ लीजिए, श्रीनगर में डल झील और झेलम झील पर जो नाव चल रही थी उसका नाम था शिकारे नाव। वहीं पर बड़ी बड़ी नाव थी, जिन नाव पे घर भी बने थे उनको हाउस बोट कहते हैं। और एक हाउस बोट की
लंबाई आप कहेंगे तो 80 फीट, और अगर चौड़ाई कहेंगे, वर्थ कहेंगे, तो वर्थ आपका 8 से 9 फीट था। ठीक है, मतलब बहुत लंबा, 8 से 9 फीट प्लस 80 फीट चौड़ी लंबी ये हाउस बोट थी। ठीक है, देखिए श्रीनगर में डल झील, झेलम झील पर शिकारी नाव चलती है जो छोटी नाव होती है। बड़ी बड़ी नाव को जिनमें घर बने होते थे उनको हाउस बोट बोलते हैं। हाउस बोट की चौड़ाई की बात करें तो 8 से 9 फीट, लंबाई की बात करें तो 80 फीट, और हाउस बोट पर जो डिजाइन बना था उसको बोलते थे खत्म बंद। ये जिक्सा पजल जैसा दिखता है। वहां के घरों पे यानी कि श्रीनगर के घरों में जो खिड़की थी वो घर से थोड़ा बाहर निकली थी, उसको डब बोलते हैं, और खिड़कियों पर जो डिजाइन था उसको क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं। ठीक है, ये कौन बता रहा था, ये आदमी जो घूमने गया था वो बता रहा था। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक आपका है कि 26 जनवरी सन 2001 को बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। कहां भूकंप आया था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद यानी कि गुजरात में, और यहाँ पर इसने भयंकर तबाही मचाई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एनसीईआरटी क्लास 5 की जो पुस्तक है उसका टॉपिक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।